हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का अपना जो वीडियो है कक्षा 12वीं की पोइट्री जो है उस पोइट्री की पोइम नंबर 1 है। पोइम नंबर 1 का नाम है माय मदर एट 66 और जिसको लिखा है पोइटेस कमला दास ने। उस माय मदर एट 66 के जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है वो देखेंगे। कोविड-19 की वजह से इस वर्ष बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें पोइट्री के जो क्वेश्चन है वो आपके डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएंगे। इस बार जो है आपके मॉडल पेपर के आधार पर जो है एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, नमूने के प्रश्न पत्र में नहीं दिया गया है, तो इसलिए अपने को सिर्फ पोइट्री में से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ही देखने हैं। तो आइए देखते हैं अपन इस पोइम नंबर 1 माय मदर एट 66 के क्वेश्चन। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। पोइम नंबर 1 माय मदर एट 66 और इसको लिखा है कमला दास ने। और इसका पहला और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है अपन ने, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड, यानी मदर माँ की बीन कंपेयर्ड, कंपेयर्ड कहते हैं तुलना करना, तो माँ की तुलना क्यों की गई है? टू द लेट विंटर्स मून, टू द लेट विंटर्स मून। लेट यानी देरी से, विंटर्स यानी सर्दी में, मून यानी चंद्रमा, यानी माँ की तुलना सर्दी में देरी से उगने वाले चंद्रमा से क्यों की गई है? वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड, माँ की तुलना क्यों की गई है? टू द लेट विंटर्स मून, सर्दी में देरी से उगने वाले चंद्रमा से माँ की तुलना क्यों की गई है? तो यहाँ अपन देख लेते हैं कि द लेट विंटर्स मून, सर्दी में देरी से उगने वाला जो चंद्रमा होता है, एपियर्स होता है डल, डल कहते हैं धुंधला। तो सर्दी में देरी से उगने वाला जो चंद्रमा होता है वो धुंधला होता है, मंद होता है। इट लूजेज, और यह खो देता है, इट्स ब्राइटनेस, और यह इसकी चमक खो देता है। तो द लेट विंटर्स मून एपियर्स डल, सर्दी में देरी से उगने वाला जो चंद्रमा होता है वो मंद होता है, धुंधला होता है। इट लूजेज इट्स ब्राइटनेस, और यह इसकी चमक को खो देता है। सो द पोइट कंपेयर्ड, इसलिए कवि ने तुलना की गई है, कवि ने तुलना की है हर मदर्स पेल, उसकी माँ के पेल यानी पीले, और आश लाइक यानी राख जैसा, विदर्ड फेस, विदर्ड कहते हैं मुरझाया हुआ, इसलिए कवि ने अपनी माँ के पीले और मुरझाए हुए राख जैसे चेहरे की तुलना की गई है टू द लेट विंटर्स मून, सर्दी में देरी से उगने वाले चंद्रमा से। तो कवित्री ने अपनी माँ के तुलना सर्दी में देरी से उगने वाले चंद्रमा से क्यों की गई? क्योंकि सर्दी में देरी से उगने वाला जो चंद्रमा होता है वो मंद होता है, डल होता है, और इट लूजेज इट्स ब्राइटनेस, और वो अपनी चमक खो देता है। चूँकि कवयित्री की माँ ने भी अपने चेहरे की चमक खो दी है, तो सो द पोइट कंपेयर्स हर मदर्स पेल एंड आश लाइक फेस, इसलिए वह भी अपनी माँ के पीले और राख जैसे विदर्ड फेस, मुरझाए हुए चेहरे की तुलना करती है टू द लेट विंटर्स मून, सर्दी में देरी से उगने वाले चंद्रमा से करती है। तो ये था अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने लिया है कि व्हाट इज द चाइल्डहुड फियर, यानी बचपन का क्या भय है, दैट जिससे द पोइट इज सफरिंग फ्रॉम, जिससे कवयित्री पीड़ित है, यानी ऐसा बचपन का क्या भय है जो इससे कवयित्री पीड़ित है, कवयित्री दुखी है। तो अपन ने लिखा है कि द पोइट इज पेंट, कवयित्री दुखी है, टू सी, यह देखकर, हर मदर, उसके माँ के डेथ पेल फेस, मृत्यु जैसे पीले चेहरे को देखकर, यानी कवयित्री अपनी माँ के डेथ पेल फेस, मृत्यु जैसे पीले चेहरे को देखकर दुखी है। एंड शी सफर्स, वह पीड़ित है, फ्रॉम हर चाइल्डहुड, उसके बचपन का, फियर भय, ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का। जिस प्रकार बच्चा बचपन में अपनी माँ को खोने से जो है दुखी होता है, माँ के दूर जाने से दुखी होता है, तो इसी प्रकार कवयित्री को भी वही बचपन का भय पैदा हो गया है कि अब उसकी माँ उसको छोड़कर जाने वाली है, यानी उसकी माँ की मृत्यु नज़दीक है। तो वापस रिपीट करते हैं कि व्हाट इज़ द चाइल्डहुड फियर दैट द पोइट इज़ सफरिंग फ्रॉम, कि वह बचपन का भय कौन सा है जिससे कवयित्री पीड़ित है। तो द पोइट इज पेंट, कवयित्री दुखी है, टू सी हर मदर्स, उसकी माँ के डेथ पेल फेस, मृत्यु जैसे पीले चेहरे को देखकर कवयित्री दुखी है, और सी सफर्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड फियर, और इसलिए वह अपने बचपन के भय से पीड़ित हो जाती है, ऑफ लूजिंग हर मदर, उसकी माँ को जो खोने का भय है उस भय से वो पीड़ित हो जाती है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस पोएम का तीसरा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो लिया है अपन ने कि वाई आर द यंग ट्रीज
युवा पेड़ों को डिस्क्राइब्ड वर्णित क्यों कहा गया है एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग यानी भागते हुए, यानी इस कविता में जो छोटे पेड़ हैं, युवा पेड़ हैं, उनको भागते हुए क्यों दिखाया गया है या उनका वर्णन भागते हुए क्यों किया गया है। तो द पोइट प्रेजेंट्स, कवि प्रस्तुत करता है कंपैरिजन, तुलना, एंड कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट कहते हैं विरोधाभास। तो कवि इस कविता में तुलना और विरोधाभास प्रस्तुत करता है इन द पोइम, इस कविता में। तो कवि इस पोइम में तुलना और विरोधाभास, कंपैरिजन यानी तुलना, एंड कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास, तो कवि इस कविता में तुलना और विरोधाभास प्रस्तुत करता है। इट इज बिटवीन, और ये तुलना जो विरोधाभास, तुलना और विरोधाभास जो है बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज, ये जो है वृद्धावस्था और युवावस्था के बीच में है। यंग एज इज फुल ऑफ जॉय, और जो युवावस्था होती है वो फुल ऑफ भरी हुई होती है जॉय एंड हैप्पीनेस, आनंद और प्रसन्नता से भरी हुई होती है। द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड, और युवा पेड़ है, जो जवान पेड़ है, उनको वर्णित किया गया है एज स्प्रिंटिंग, भागते हुए, बिकॉज क्योंकि यंग एज पासेज क्विकली, यानी उनको भागते हुए इसलिए दिखाया गया है कि यंग एज पासेज क्विकली, यानी युवा अवस्था बहुत जल्दी निकल जाती है और फिर बुढ़ापा आ जाता है। तो वापस अपन रिपीट कर देते हैं कि वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यानी युवा पेड़ों को भागते हुए क्यों दिखाया गया है। तो सीधी सी बात है कि इन दिस द पोइट कम प्रेजेंट्स, कवि प्रस्तुत करता है कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, यानी तुलना और विरोधाभास प्रस्तुत करता है इन द पोइम, इस कविता में। इट इज बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज, और ये तुलना और जो विरोधाभास प्रस्तुत किया गया है ओल्ड एज एंड यंग एज, यानी वृद्धावस्था और युवावस्था के बारे में प्रस्तुत किया गया है। यंग एज इज फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, और युवावस्था जो होती है वह प्रसन्नता और खुशी से भरी हुई होती है। और द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड स्प्रिंटिंग, इसलिए जो युवा पेड़ है उनको दौड़ते हुए दिखाया गया है, बिकॉज क्योंकि यंग एज पासेज क्विकली, क्योंकि युवा अवस्था बहुत जल्दी गुजर जाती है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस पोएम का चौथा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने लिया है कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स, यानी अलग होने के समय कहे गए शब्द ऑफ द पोइट, कवयित्री के, एंड हर स्माइल, और उसकी मुस्कुराहट सिग्निफाई, क्या संकेत करती है। यानी अपनी माँ से अलग होते समय कवयित्री के द्वारा कहे गए शब्द और उसकी मुस्कुराहट जो है हमें क्या संकेत करती है। तो द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट वर, कवयित्री के जो अलग होते समय, विदा होते समय जो कवयित्री के शब्द थे वो ये थे कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा अपन शीघ्र मिलेंगे, अम्मा हम शीघ्र मिलेंगे, ये कवयित्री के पार्टिंग वर्ड्स थे, अलविदा कहते समय के शब्द थे। तो द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट वर, कवयित्री के अलविदा होते समय जो कहे गए शब्द थे वो थे सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम शीघ्र मिलेंगे। दीज वर्ड्स सिग्निफाई, ये शब्द ये संकेत करते हैं हर होप, उसकी आशा को, टू सी हर मदर, कि वह अपनी माँ से मिलेगी, सून अगेन, शीघ्र ही। तो ये शब्द हमें ये संकेत करते हैं कि वह शीघ्र ही अपनी माँ से वापस मिलेगी। इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोमिस, और यह एक प्रकार का वायदा भी है, प्रोमिस कहते हैं वायदा। इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोमिस आल्सो, और इन शब्दों में एक प्रकार का वादा भी दिखता है। हर स्माइल्स सिग्निफाइज दैट, और उसकी मुस्कुराहट ये बताती है कि शी वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रही है, टू हाइड, छिपाने का, हर पेन, उसका दुख, फ्रॉम हर मदर, उसकी माँ से। और उसकी मुस्कुराहट जो है वो ये बता रही है कि वह उसकी माँ से उसको खोने का जो दर्द है उसको छुपाने का प्रयास कर रही है या उसके दर्द को छुपा रही है। तो ये था चौथा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने देखा है। तो इस पार्ट के पोइम नंबर 1 है आपकी माई मदर एट 66, जिसको कमला दास ने लिखा है। इसके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन अपन ने देखे हैं। इन प्रश्नों को आप बार बार अभ्यास करें, वीडियो को बार बार देखें, लिखने का अभ्यास करें और अपने मित्रों के साथ और टीचर्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़े रहिए आप एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के साथ। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।